नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर जो इंदौर से है। ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और रोजाना इसके चलते 400 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आज सभी परिवहन चौकियों पर हॉर्न बजाकर विरोध किया जाएगा। दोपहर 2 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। डीजल के दाम में मूल्य वृद्धि समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। तो ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं। आज दूसरा दिन है, 3 दिन की हड़ताल है और उसके बाद अगर इस बातचीत सकारात्मक नहीं होती है तो देश भर में चक्का जाम की स्थिति बनेगी, ये कहना है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। सहयोगी रंजना भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अरुण हमारे सहयोगी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट? 2:01 पर 2:01 तक हॉर्न बजाया जाएगा। आवाज पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, क्या नजर आता है? बिल्कुल, देखिए, आवाज़ अगर पहुंचनी होती तो कई बार ये लोग पत्र लिख चुके हैं। सीएम से लेकर पीएम तक सभी को इन्होंने अपनी शिकायतें की हैं, पत्र लिखे हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में सबको मालूम कि डीजल पे सबसे ज़्यादा बैट है, सबसे महंगा डीजल मध्य प्रदेश में मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो परिवहन चौकियां हैं उन पे लगातार शिकायतें मिलती रहती है, वहाँ पे अवैध वसूली होती है, ट्रक वालों को परेशान किया जाता है। वो लगातार इसकी शिकायतें भी करते हैं लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो 2 बड़े मुद्दे हैं, डीजल और परिवहन चौकियों पर अवैध वसूली। इसके अलावा उनकी जो मांग है कि गुड्स और रोड टैक्स है उसको माफ़ किया जाए क्योंकि कोरोना काल में उनके वाहन नहीं चले हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो है जो इनके ड्राइवर्स हैं, कोरोना काल में वो लगातार सेवा देते रहे, इससे उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए, उनको कोरोना योद्धाओं की तरह बीमा का कवच दिया जाए, 50 लाख का उनका बीमा किया जाए। ये 4 उनकी प्रमुख मांगे हैं। लेकिन हड़ताल का 1 दिन हो चुका है, आज दूसरा दिन है। पहले ही दिन 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उसके बावजूद अभी तक ना तो सरकार की ओर से कोई पहल की गई है कि इन ट्रक ऑपरेटरों से बातचीत की जाए और कोई समस्या का समाधान निकाला जाए। इसी को लेकर आज 2 बजे परिवहन चौकियों पर 1 मिनट हॉर्न बजाएंगे। एक अनोखा प्रदर्शन ये ट्रक ऑपरेटर्स करेंगे और अपनी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। उनका कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। मुख्यमंत्री के नाम वो ज्ञापन देंगे और जिस तरह अभी कोरोना काल चल रहा है और उनके पास ज़्यादा आर्थिक हालात भी ठीक नहीं, और ऐसे में परिवहन चौकियाँ हैं उन पर लगातार पैसों की मांग की जाती है, वहाँ पर वसूली की जाती है और आरटीओ वहाँ पर बैठते नहीं है, गुंडों के हवाले। ये लगातार इस तरह के आरोप लगे हैं। रंजना भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, भोपाल इंदौर की दूरी तकरीबन 190 किलोमीटर, 4 घंटे का वक्त लगता है और कई घंटे इस हड़ताल को हो चुके हैं, पर भोपाल से कोई आवाज नहीं आ रही है, भोपाल से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। क्या जिस गंभीर स्थिति की तरफ आम आदमी जाने वाला है सप्लाईज को लेकर, उसकी गंभीरता कोई समझ नहीं रहा है? रंजना, जी ललित, बिल्कुल जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है उसको फिलहाल गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और यही वजह है कि आज दूसरा दिन होने को है, लेकिन सरकार की तरफ से जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है उनके साथ अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही समस्याओं के समाधान को लेकर कोई बैठक हुई है जिसमें ये चर्चा हो कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगी या फिर कोई आश्वासन है जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी 4 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें उनका यही कहना है कि लॉकडाउन के 3 महीने के दौरान जब ट्रक नहीं चले थे उस दौरान भी उनसे जो टैक्स वसूला जा रहा है उस टैक्स को बसों की तरह उनका माफ किया जाए और दूसरी तरफ जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको भी कोरोना वॉरियर्स की तरह इंश्योरेंस दिया जाए और दूसरी तरफ जो चौकियों पर जो अवैध वसूली की जाती है वो अवैध वसूली रोकी जाए क्योंकि सालों से इस तरह की जो अवैध वसूली है वो हो रही है और इससे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि जो डीजल पर बैट लगा हुआ है उसको कम किया जाए क्योंकि दूसरे राज्यों के मुकाबले
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैट डीजल पर लगाए, यानी 8 रुपए 83 पैसे 1 लीटर डीजल पर अभी दूसरे राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में है। तो इन तमाम बातों को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई रुख स्पष्ट नहीं हुआ है और ऐसे में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं 3 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा। आज हॉर्न बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, यानी सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाई जाएगी ताकि वो जागे और सजग हो और एक बार उनसे बात करने की कोशिश करें। लेकिन अगर 3 दिन बीतने के बाद भी चर्चा नहीं की जाती है तो फिर दूसरे राज्यों से समर्थन हासिल किया जाएगा और उसके बाद ये जो हड़ताल है वो देशव्यापी होगी। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा आम जन का और जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज के लिए जो माल पहुंचता है उससे और किसानों को खाद्य उम्मीद है होने से, यानी कुल मिलाकर उम्मीद है ये हॉर्न की आवाज पहुंच जाए। अगर ये हॉर्न की आवाज नहीं पहुंच पाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सरकार ने अनलॉक की शुरुआत ही इस बात से की थी कि हम ट्रांसपोर्टर्स को, ट्रक को इससे हर तरह की सहूलियत देंगे, बावजूद इसके उनकी बात नहीं सुनी जा रही। घोर अचरज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब जरा रास्ते पर चलते हैं। हिंदुत्व का ये रास्ता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड। जन्माष्टमी पर कांग्रेस की कृष्ण भक्ति भी अब सामने आई है। जन्माष्टमी पर कमलनाथ के निवास पर कृष्ण दरबार सजेगा, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, यह भी अच्छी बात है। अब कृष्णमय होगा कमलनाथ का सरकारी निवास। इन सब के बीच जो सवाल वाली बात है वो ये है कि दक्षिण भारत के एक सांसद ने पत्र भी लिखा था दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के राम मंदिर को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर कि हार्ड हिंदुत्व कांग्रेस पर शोभा नहीं देता। सोनिया गांधी को यह पत्र लिखा गया था और अब कृष्ण जन्माष्टमी आ गई। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, आयोजन के बारे में भी बताएं और धीरे धीरे हिंदुत्व का रास्ता, पहले सॉफ्ट हिंदुत्व से शुरुआत हुई थी, विघ्नहर्ता आए थे पीसीसी दफ्तरों में, इसके बाद राम मंदिर और अब कृष्ण भक्ति। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की ओर बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में चाहे वो कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह, उनके बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंतर कला भी सुनाई दिए थे। खुद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस तरीके से राम मंदिर या फिर धर्म के रास्ते पर जो है कांग्रेस पार्टी चलती है तो बहुजन समाज पार्टी को इसका फायदा होगा। उसी के साथ आपने भी जिक्र किया कि दक्षिण भारत के एक सांसद टीएन प्रतापन ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर आपत्ति जताई थी कि इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना और राम मंदिर निर्माण को लेकर जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले। आप अनुराग हमारे साथ बने रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, अब कृष्ण भक्ति की तस्वीरें भी नजर आएंगी कांग्रेस में और जन्माष्टमी पर बाकायदा एक आयोजन भी होना है, कमलनाथ के निवास पर कृष्ण दरबार भी सजना है। देखिए ललित जी, निश्चित तौर पर होना चाहिए। राम की, कृष्ण की, नानक की, बुद्ध की, महावीर की, तमाम महापुरुषों की जिनको ईश्वर के रूप में माना जाता है, कोई बुराई नहीं है। पर ये समाचार क्यों बन रहा है, पर ये चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर जो ऐसा अतीत है जो इनको परेशान करता है। जनता तो इनको बखूबी जानती है इन मुद्दों पर। ये अगर आज भी कांग्रेस को, इतनी पुरानी पार्टी है, ये बताने जताने की जरूरत पड़ रही है, समाचार माध्यमों में ये खबर बन रही है, इसका मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं नहीं, खबर तो ये भी बनती है कि रजनीश जी ने अपनी डीपी को भक्तिमय कर लिया है, तब तो ऐतराज नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल खबर बनती है, क्योंकि राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन चलाने वाला संगठन और एक स्वयंसेवक के नाते गौरव की अनुभूति होती है तो टीपी बनती है। जिनका तुष्टीकरण का अतीत है, जिनका राम जन्मभूमि पर जहां रामलला विराजमान है वहीं मंदिर बने, इसका विरोध का अतीत है। जी, तो वो तो सबके सामने है ही। जी, जेपी धनोपिया साहब भी जुड़ गए, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। जेपी धनोपिया साहब, कृष्णमय होगा कमलनाथ जी का सरकारी निवास जो है, कृष्ण भक्ति भी की जाएगी, आपका रिएक्शन? ललित जी, कृष्ण भक्ति के लिए मन में श्रद्धा होती है व्यक्ति की और धार्मिक आचरण होते हैं और वो आचरण आपको देखने को मिल रहा है। कमलनाथ जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, सारे कार्यक्रमों को धार्मिक रूप से मनाते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म है, जन्माष्टमी का त्योहार है,
हमेशा की तरह हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। उसमें ऐसी कौन सी नई बात है जो इसमें विशेष रूप से वो किया जा रहा है? जी जी, नहीं, बहुत सारी नई बातें हैं। इन सब के बीच टीएन प्रतापन आपके सांसद हैं, दक्षिण से आते हैं, उन्होंने लेटर भी लिखा जब पिछली बार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह साहब ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे राम मंदिर को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि उग्र हिंदुत्व ये कांग्रेस को सूट नहीं कर रहा है। अगर सारे लोग एक दूसरे की बातें मानते हुए चलें तो फिर तो इनके भी भाजपा के सांसद हैं स्वामी सुब्रमण्यम, उन्होंने क्या कहा था अभी राम मंदिर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, वो बात मानना चाहिए था इनको। क्या कांग्रेस अपनी पार्टी लाइन तय नहीं कर पा रही है धनुपिया साहब? पार्टी लाइन तय है, भारतीय जनता पार्टी में घबराहट मची हुई है, इसलिए इस तरह की बातें करके माहौल को बिगाड़ने का वो करते हैं। तय है, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सब धर्म सद्भाव में विश्वास करते हैं। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हिंदुत्व का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पहली बार जन्माष्टमी नहीं मना रही है, कांग्रेस पार्टी पहली बार। वही तो सवाल है कि ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि कांग्रेस भी कृष्ण भक्त राम भक्त नहीं रही है। ये एक एजेंडा है जिसको लेकर भाजपा अपने प्रचार करती रहती है कि साहब ये देखिए ये भी कर रहे हैं। अरे इनको क्या तकलीफ है? खुश होना चाहिए ना इनको, तो धर्म का प्रचार हो रहा है, धनुपिया साहब बढ़ रहे हैं। धनुपिया साहब अग्रवाल साहब को भी सुनते हैं। जी जी जी, हाँ अग्रवाल, धनुपिया साहब सुनिए, आप थोड़ा सा रुकिए। हाँ अग्रवाल साहब प्लीज। मेरा एक निवेदन और है, मैंने तो कहा ये जताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, पर इतने बड़े देश में, इतने सारे प्रदेशों में केवल मध्य प्रदेश के ही कार्यालय में, मध्य प्रदेश के ही पीसीसी के अध्यक्ष के घर पे ही हो रही है। न केंद्रीय कार्यालय में है, न केंद्रीय अध्यक्ष के निवास पर है, ना ही अन्य प्रदेशों के किसी राज्य कार्यालय में या राज्य अध्यक्ष के निवास पर है, क्योंकि ये पाखंड है। यही पाखंड को उजागर किसी राज्य में सुनने में अगर आपको आए, आपका तो बड़ा नेटवर्क है न्यूज़ 18 का, तो जरूर खबर बताइएगा। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति हो रही है तो ये भी आपके लिए भी खैर अच्छी बात है। मैं रोक रहा हूँ आप दोनों को, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल साहब, धनुपिया साहब, अनुराग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये भक्तिमय खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब जरा मुंबई का हम रुख करेंगे, वहां से बड़ा अपडेट मिल रहा है। श्रुति मोदी पहुंची हैं ईडी के दफ्तर, और वो तीसरी बार ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। श्रुति मोदी से पूछताछ होगी, पूछताछ के लिए वो ईडी के दफ्तर पहुंची हुई हैं। सुशांत राजपूत खुदकुशी मामले में लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और अब श्रुति मोदी ईडी के दफ्तर पहुंची हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। तीसरी बार ये पूछताछ हो रही है। और सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी के मामले की जांच कौन करेगा, इससे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद सीबीआई को सुशांत केस ट्रांसफर किए जाने पर सुप्रीम मुहर लगेगी नहीं लगेगी, ये सब तय हो जाएगा, या और कोई एक विकल्प निकलकर सामने आएगा, ये भी तय हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के बीच इस बात को लेकर खींचतान है कि इस केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। बिहार सरकार जहां इस केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर चुकी है, वहीं महाराष्ट्र सरकार लगातार सीबीआई जांच के खिलाफ है और मुंबई पुलिस की जांच को सही बता रही है। सुशील हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, कब ये सुनवाई होगी, कितने बजे का ये केस लगा हुआ है, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए ललित, साफ तौर से इस पूरे मामले की सुनवाई लगभग 12:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन इस पूरे सुनवाई में सबसे बेहद अहम आज ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सीबीआई जो इस पूरे केस को अब ले चुकी है उसको जांच के लिए आगे बढ़ने के लिए मुहर लगाता है या फिर नहीं। लेकिन उसी सुनवाई के चंद घंटे पहले रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल करके ये कहा कि जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मामले को लेकर मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। उन्होंने अपने हलफनामे में ललित ये भी कहा कि चूंकि बिहार में चुनाव है इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले को तूल दिया जा रहा है, जबकि इसी बीच पिछले 30 दिनों में 2 और अभिनेताओं ने सुसाइड किया जिसको लेकर मीडिया चुप है। लेकिन सबसे अहम बात जो रिया चक्रवर्ती ने अपने हलफनामे में कहा उस पर सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि दिन के उजाले में कुछ भी खोज ले सीबीआई और ईडी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये वही रिया चक्रवर्ती हैं ललित, आपको याद होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मामला सामने आया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और अब रिया चक्रवर्ती जब सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है तो इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरुषि तलवार और 2G जैसे मामले में इस तरह की जांच एजेंसियां जांच करती रहीं और मीडिया ट्रायल चलता रहा, लेकिन नतीजा ये निकला कि अदालत ने उनको बरी कर दिया। तो अब ये देखना बेहद अहम है कि जिस तरह मुंबई पुलिस
बार बार सीबीआई की जांच पर सवाल खड़ा कर रहा है और मुंबई पुलिस ने अभी तक इस मामले में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया है। तो क्या बिहार पुलिस ने जो 0 एफआईआर दर्ज किया है वो उसका अधिकार क्षेत्र है या फिर नहीं, इस पर भी आज बहस होगी। और जुरिडिक्शन जो अधिकार क्षेत्र को लेकर बार बार मुंबई पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है और बिहार पुलिस ये कह रही है कि उसका अधिकार है कि वो इस मामले में जांच कर सकती है। आपको याद होगा ललित कि आसाराम बापू के केस में जो पीड़िता थी उसने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाया था और उसके बाद दिल्ली पुलिस जब इस मामले में जांच करने लगी तो गिरफ्तारी आसाराम बापू की गई थी। तो फिलहाल कानून के मायने कई हैं और हर किसी का अपना एक जुरिडिक्शन होता है, लेकिन अब फिलहाल लड़ाई 2 राज्यों के बीच में जुरिडिक्शन को लेकर है कि इस मामले में जांच कौन करेगा। लेकिन सबसे अंतिम मोहर सुप्रीम कोर्ट को लगानी है। वैसे जब भी जांच में राजनीति का तड़का लग जाता है स्थितियां इतनी पेचीदा हो जाती हैं। सुशील, आगे भी हम आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए थे। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। रायपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 477 नए मरीज, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 477 नए मरीज और इसमें भी रायपुर के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। 219 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के चलते 3 लोगों की मौत भी हुई है। अच्छी बात यह कि 24 घंटे में 208 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 3509 और कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 12,000, कुल संक्रमण के मामले बढ़कर 12,625 तक पहुंच चुके हैं। अब तक 9,017 ने कोरोना को मात दे दी है, लेकिन 99 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अब फैसला यह लिया गया आबकारी विभाग की तरफ से कि 19 अगस्त तक होटल, रेस्तरां और बार ये बंद रहेंगे। खबर दुर्ग से। यहां भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। 2 लोगों की मौत कोरोना के चलते दुर्ग में हो गई है। बीएसएफ जवान की कोरोना के चलते मौत हुई है और इस तरीके से दुर्ग में मृतकों की संख्या बढ़कर हो गई है 20। सोमवार देर रात जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक 40 नए मरीज मिले हैं। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत से हम जानकारी भी लेंगे, अपडेट भी लेंगे। देवव्रत, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है 477 और रायपुर और दुर्ग के आंकड़े ये बता रहे हैं कि पढ़े लिखे शहर ज्यादा मूर्खता दिखा रहे हैं। देवव्रत, जी बिल्कुल, और यही हैरानी की बात है क्योंकि शहरों में सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े काफी चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि आबादी बड़ी है। राजधानी रायपुर की आबादी जो है वो 15 लाख से ज्यादा है, दुर्ग की आबादी भी तकरीबन लाखों में है। तब ऐसे में कंट्रोल करना स्थिति यहाँ जिला प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। दूसरी बात ये कि लॉकडाउन को लेकर के जो अभी बैठकें हुई, समीक्षा हुई, इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को ये निर्देश दिए हैं कि उनके इलाके में उन्हीं के स्तर पर जिस तरह से जो भी कवायदे हैं वो की जाए और लोगों में जन जागरूकता लाई जाए। फिलहाल यहाँ राजधानी में सख्ती बरती जा रही है, लेकिन हर दिन सख्ती के बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और ये केवल आंकड़े ही नहीं है, ये वो लापरवाही का एक नमूना है जो कि बताता है कि राजधानी रायपुर में तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम जन जागरूकताओं के बावजूद लोग किस तरह की हरकत कर रहे हैं कि बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं। जी जी। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बनाए गए हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तब ऐसे में आप उम्मीद कैसे करेंगे कि भाई कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सके। हालांकि यहाँ पर अब तक की कोशिश की जा रही है और लगातार नगर निगम की टीम कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कार्रवाई का वैसा कार्रवाई नतीजे में तब्दील होनी चाहिए। ये उनकी भी जिम्मेदारी है जिन्हें कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब खबर दमोह से है। एटीएम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड फरार हो गया है। जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर से फरार हुआ है देवेंद्र पटेल। 2 दिन पहले ही इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी
और पुलिस की लापरवाही की बात सामने आ रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस हालांकि जुटी हुई है। कोतवाली थाना इलाके का पूरा मामला। धर्मेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश, पूरी जानकारी। जी ललित जी, मैं आपको बता दूं, ये एटीएम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सिविल इंजीनियर देवेंद्र पटेल है, जिसकी 4 तारीख को और इसकी 54 पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके अंतर्गत ये हटा जेल में बंद था और देर रात दमोह कोविड केयर सेंटर से ये फरार हो गया। कोविड केयर सेंटर से फरार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश इस तमाम जानकारी के लिए। और मशहूर शायर और गीतकार डॉक्टर राहत इंदौरी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती करवाया गया है। राहत इंदौरी ने ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी है। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। खबर भिलाई से दंपति की तलवार मारकर हत्या कर दी गई है। आपसी विवाद में यह मामला इस हद तक पहुंच गया कि दंपति की हत्या कर दी गई। इस हमले में दंपति का बेटा भी गंभीर रूप से घायल है। भिलाई के कुर्सीपार थाना इलाके की पूरी घटना है। खबर कांकेर से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली ढेर कर दिया गया है। 2 बंदूक और विस्फोटक सामग्री के साथ साथ नक्सली सामान भी जब्त किया गया है। एक कैंप भी नक्सलियों का ध्वस्त किया गया है। कोंडागांव सरहद के जंगल में मुठभेड़ हुई है। खबर मुरैना से, जहां जल भराव की समस्या से परेशान होकर भाजपा पार्षदों ने अपनी सरकार और प्रशासनिक मशीनरी के खिलाफ जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। अंबाह नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 10 और 11 के पार्षदों ने पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया। स्थानीय लोगों ने भी इनका साथ दिया है। हालांकि विधायक कमलेश जाटव मौके पर पहुंचे हैं, भरोसा दिया है कि जल समस्याएं हल कर दी जाएंगी। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के गौठान में गायों के बीच अचानक एक नर चीतल पहुंच गया, जिससे गौठान में हड़कंप मच गया। तकरीबन 1 घंटे तक गायों के बीच में रहने के बाद ये चीतल जंगल की तरफ लौट गया। बालोद के डीएफओ ने लोगों से कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं, चीतल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।